मेरे पति एक दिन अपने साथ एक लड़की को लेकर आए और मुझसे कहने लगे कि ये मेरी विधवा बहन है और आज से ये अपने घर में ही रहेगी। वह बहुत मासूम और खूबसूरत थी। मैंने कहा ठीक है। एक रात मेरी नींद खुली तो बिस्तर पर मेरे पति नहीं थे। मैं उनको खोजने निकली तो अपनी बहन के साथ आधी रात को बिस्तर पर देखा तो मेरी आंखें। मेरा नाम रागिनी है। मेरे मामी और मामा के यहाँ कोई संतान नहीं थी तो मेरी मम्मी से कहकर मामी मुझे गोद लिया था। मेरी मामा मामी बहुत ही अमीर थे, लेकिन संतान न होने की वजह से वह इस अमीरी का क्या करते। इसलिए जब मैं 12 साल की थी तो मेरे मामी मुझे अपने घर ले आई और मुझे पढ़ाया लिखाया। जब मैं ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया तो मेरे मामा मेरा रिश्ता देखने लगे। मामा बहुत ही अमीर थे, अपनी बराबरी में ही रिश्ता ढूंढ रहे थे। उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अमीर लोग ज़्यादा अपनी पसंद का रिश्ता कर लेते हैं और कुछ रिश्ता मिलता तो अपने बाप की बिगड़ी हुई औलादें होती। मामा की उम्र 55 साल थी। अब वो सही से ऑफिस का काम नहीं कर पाते, इसलिए उनका काम बटाने के लिए मैं भी ऑफिस जाया करती थी। हमारी ऑफिस बहुत बड़ी थी। अक्सर कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ जाता था, जिससे ऑफिस का काम रुक जाया करता था। इसलिए मामा ने फैसला किया कि अब इसमें एक परमानेंट इलेक्ट्रीशियन रखा जाए, जिससे ऑफिस का कोई काम रुक ना पाए। इसके लिए उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया और अगले दिन बहुत सारे लड़के इंटरव्यू के लिए आए, जिसमें एक हिमांशु नाम का लड़का मामा को पसंद आया और उसको काम पर रख लिया। हिमांशु ने आईटीआई में अपने कॉलेज में टॉप किया था। हिमांशु एक सुलझा हुआ दिमाग का लड़का लग रहा था। ऑफिस में अब बहुत आराम था, क्योंकि कोई फॉल्ट होने पर हिमांशु उसको तुरंत ठीक कर देता था। बाकी टाइम में ऑफिस में उन लोगों का काम भी कर देता था जो छुट्टी पर होते थे। इससे मेरे मामा बहुत खुश हुए और एक दिन मुझे कहने लगे, क्या तुम हिमांशु से शादी करोगी? मुझे हिमांशु बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का लगता है। वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मुझे जब से ऑफिस में आया है हमारा टर्नओवर काफ़ी बढ़ गया है। हिमांशु बहुत हैंडसम था, इसलिए मैं मामा से कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इस तरह हमारी शादी हो जाती है। हिमांशु ऑफिस का पूरा काम संभाल लेता है। अब मुझे बहुत आराम था, क्योंकि पहले मैं भी ऑफिस जाया करती थी और बहुत सारा काम ऑफिस का करती थी। शादी होने के बाद हिमांशु ने मुझसे कहा, अब तुम घर पर रहोगी और घर का जो काम होगा वो करोगी, बाकी ऑफिस का काम सब मैं कर दूंगा। मामा पहले से ऑफिस का ध्यान कम कर दिए थे। हिमांशु ने मामा को भी बहुत आराम पहुंचाया था। हिमांशु जब भी ऑफिस से आता तो ज़रूर उसके हाथ में मेरे लिए कुछ गिफ्ट रहता। वो मुझे बहुत मानता था, मेरा बहुत ख्याल करता था। हिमांशु रात में अक्सर मुझसे कहता कि कल सुबह तुम्हारे हाथों का नाश्ता मुझको चाहिए, लेकिन मेरी आदत बहुत ही ख़राब थी। पता नहीं क्यों मैं सुबह उठकर अक्सर लेट से उठती थी और नौकरानी उनको नाश्ता बनाकर दे देती थी और वे ऑफिस चले जाते थे। उन्होंने कभी मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम सुबह लेट क्यों उठती हो। हिमांशु मुझे हफ्ते में 1-2 बार जरूर घुमाने ले जाता था। मैं और पूरा घर बहुत ही खुशहाल थे। शादी के 3 माह हो चुके थे और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। एक दिन हिमांशु शाम को ऑफिस से घर आए तो उनके साथ एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की थी। उन्होंने मुझसे कहा, यह मेरी विधवा बहन है, इसका नाम कीर्ति है। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो इसको घर में कहीं जगह दे दो। इस बात को सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कहा कि अगर आपकी बहन है तो मेरी भी ननद लगती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतनी बड़ी हवेली है, इतने सारे कमरे खाली हैं, किसी अच्छे कमरे में कीर्ति रहेगी। कीर्ति अब हमारे घर की सदस्य है, जैसे हम रहेंगे कीर्ति भी वैसे इस घर में रहेगी। इस तरह से हमारे बगल वाले कमरे में कीर्ति रहने लगी। रात के खाने के टेबल पर जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो मैंने कीर्ति को बुलाया और खाना खाने को कहा। कीर्ति ने बहुत कम खाया। कीर्ति खाना खाकर सीधा अपने कमरे में चली गई। वह बहुत ही परेशान लग रही थी। मैं खाना खाने के बाद उसके कमरे में गई, उससे कहा, कीर्ति घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देंगे। तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे अंधकार में नहीं रहेगी। वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। एक रात में हिमांशु कमरे में लेटे हुए थे। मैंने हिमांशु से कहा, आपने कहा था कि हमारी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो ये कहाँ से आ गई? तो हिमांशु ने कहा, कीर्ति ने अपने पसंद की शादी की थी, जिससे घर वाले बहुत नाराज थे और जिससे इसकी शादी हुई थी वह कुछ दिन में ही इस दुनिया से चले गए। ससुराल वाले इसको बहुत परेशान कर रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया। हिमांशु जब ऑफिस से आता तो पहले कीर्ति के कमरे में जाता, फिर उसके बाद मेरे पास आता। मैं सोच रही थी कि हिमांशु अपनी बहन के गमों को बांटने के लिए उससे देर तक बातें करता है, पर जब ऑफिस से आता है तब कीर्ति के पास जाता और जब ऑफिस जाता तभी कीर्ति से मिलकर जाता। मैं कीर्ति को खाना खिलाने के लिए जब बुलाती तो कीर्ति अक्सर लेट में आती। एक दिन मैंने हिमांशु से कहा, यह कीर्ति ऐसे रहेगी तो क्या होगा? वह खाना खाने के लिए लेट से आती है,
तो हिमांशु ने कहा उसका खाना उसके कमरे में भिजवा दिया करो, वही खा लेगी। कीर्ति को आए लगभग 10 दिन हो गए थे और पता नहीं क्यों मुझे बहुत थकावट सी लगती थी। मैं हमेशा सोती रहती थी और एक बात यह भी नोटिस की थी कि हिमांशु कीर्ति की बहुत ज़्यादा देखरेख करता था और मेरा ख्याल कम कर दिया था। हालांकि मैंने अपनी कमजोरी के बारे में उससे बताया था, लेकिन फिर भी उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हिमांशु ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे मामा की भी तबीयत अब बहुत ख़राब रहने लगी थी। वह पहले से बहुत ज़्यादा बीमार थे। हिमांशु एक काम बहुत पाबंदी से करता था। वो मुझे रात के टाइम कॉफ़ी बना कर देता था, जिसे पीकर मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी, लेकिन मेरी कमजोरी बढ़ रही थी। एक रात मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा हिमांशु बिस्तर पर नहीं था। मुझे इस बात की बड़ी चिंता हुई। मैंने सोचा शायद बाथरूम की तरफ गए होंगे। जब 10 मिनट हो गए तो फिर मैं अपने बिस्तर से उठकर उसको देखने चली गई। जैसे ही मैंने कीर्ति के कमरे के पास पहुंची तो कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैं वहां से झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हिमांशु कीर्ति से बहुत प्यार कर रहा था और जो जो कर रहा था उसको बयां करना शायद ठीक नहीं होगा। उसके बाद मैं वहीं साइड में छुप गई। वह लोग आपस में बात कर रहे थे तो हिमांशु ने कहा, मेरी जान बस 2-4 हफ्ते और सब्र कर लो, उसके बाद रागिनी उसके मामा दोनों ही शायद इस दुनिया छोड़ दें। मैंने उनको हल्का हल्का जहर देना चालू कर दिया है, उनको शक ना हो इसलिए उनको हल्का जहर दे रहा हूँ। तुम घबराओ नहीं मेरी जान, ये पूरी जायदाद हम के मालिक हम होंगे। इतना सुनना था कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद मैं जाकर कमरे में सोने का बहाना करके लेट गई। सुबह जब हिमांशु ऑफिस गया हुआ था तो मैं फ्रेंड के पिता के पास फ़ोन करके पुलिस बुलवा ली और जब पुलिस कीर्ति से पूछताछ करने लगी तो कीर्ति ने पानी की तरह सारा राज खोल दिया और हिमांशु को जेल हो गई और कीर्ति को महिला पुलिस उठाकर ले गई। मैंने अपना और मामा का जब चेकअप कराया तो हमारे शरीर में 30% जहर फैल चुका था। डॉक्टर ने हमें दवा दी। कुछ दिनों बाद मैं और मामा बिल्कुल ठीक हो गए और पहले जैसी ज़िंदगी गुजारने लगे। मेरे मामा ने अपने दोस्त के बेटे साहिल से मेरी शादी करवा दी। हिमांशु ऐसा कैसे कर सकता था, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वह लोग एक प्लान के तहत मेरी ज़िंदगी ख़राब करना चाह रहे थे। उनकी शादी पहले हो चुकी थी और हम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो शायद इस प्लान को काम कर रहे थे।